और ये जो पोर्टल वेन है, इन सब ने ये इतनी चीज बनाई है, ये सब पोर्टल वेन के अंदर इंक्लूड होगी। और ये पोर्टल वेन जाके कहाँ खुलेगी? लीवर के अंदर। तो अब आपको पता लग गया इनमें जितना भी सिक्रीशन था वो सब अब कहाँ पहुंच गया? लीवर के अंदर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? लीवर में। तो स्टमक के अंदर से जितना भी एब्जॉर्प्शन कंटेंट का हुआ था वो स्प्लीन से जो भी मटेरियल था, पैनक्रियाज से जितने भी हार्मोन्स थे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए थे वो सब अब कहाँ पहुंच गए? लीवर के अंदर पहुंच गए। किसकी मदद से? या वाया दी पोर्टल वेन। पोर्टल वेन की मदद से या पोर्टल वेन से होते हुए वो लीवर तक वहां पे पहुंच गए। तो अब आपको पता लग गया कि लीवर में दो तो ब्लड की एंट्री होती है, ब्लड वहां पे जाता है, एक हिपेटिक आर्टरी से और दूसरा पोर्टल वेन से, और जो हिपेटिक वेन है वो ब्लड को लेके जाती है। तो ये चीज आपको वहां पे पता लगी। ठीक है, अब ये कहता है कि अब हम ये देखते हैं कि जो लीवर है उसके अंदर किस तरह से वहां पे उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये कैसे ब्लड लेके जाता है, कैसे वहां पे न्यूट्रिएंट का मतलब वहां पे ट्रांसफर होता है कि कोई न्यूट्रिएंट्स ये वहां पे देंगे, कोई लीवर देगा। तो वो सब हम अभी यहाँ पे देखते हैं। तो ये कहता है अगर आप लीवर को इस तरह से देखते हैं कि ये लीवर है हमारा, तो इस लीवर के अंदर वो कहता है वहां पे हेक्सागोनल षष्ठभुजाकार इस तरह से लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लोब्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? लोब्यूल्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? ये क्या है? लोब्यूल्स। लोब्यूल्स। ये कहता है कि जो लोब्यूल्स हैं ये हिपेटिक लोब्यूल्स, क्योंकि लीवर के लोब्यूल्स है तो हिपेटिक लोब्यूल्स। कहता है पहले हम क्या जो मतलब काफी सालों तक हम ये बोलते रहे थे कि जो लीवर है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, हिपेटोसाइट अलग थी, वो तो फंक्शनल सेल थी, उसकी बात नहीं है, वो तो अभी भी है। जो फंक्शनल यूनिट पहले हम मानते थे वो हम लोब्यूल्स को जो है लीवर की फंक्शनल यूनिट मानते थे। फंक्शनल यूनिट किसको मानते थे? लोब्यूल्स को मानते थे। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर जो हमने पता लगाया है कि जो लीवर की फंक्शनल यूनिट है वो लोब्यूल्स ना होके वहां पे हिपेटिक एसिनस होता है। कौन सा होता है? हिपेटिक। ये क्या चीज होता है ये अभी हम देखेंगे। हिपेटिक एसिनस जो है इसको आजकल हम जो है लीवर की फंक्शनल यूनिट मानते हैं। लीवर की जो फंक्शनल यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले कि वो कौन सी है तो आप बता सकते हो कि हिपेटिक एसिनस जो है वो लोब्यूल्स लीवर की फंक्शनल यूनिट है, जो कि पहले हम किसको मानते थे? लोब्यूल्स को मानते थे। ये कहता है कि ये हिपेटिक एसिनस कैसे बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कहता है कि जो लोब्यूल्स हैं ये कहता है कि इन दो पास पास वाले लोब्यूल्स को ये इस तरह से मिला लेता है, इस तरह से मिला लेता है। इसको आप अगर अलग कलर से दिखाओ तो ये इस तरह से, ये कहता है ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं इसने इन दोनों पास पास वाले लोब्यूल्स को आपस में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से ये इसने यहां पे भी, ठीक है, इसने अब जो इसने इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। कहता है ये जो पास के लोब्यूल्स को आपस में कनेक्ट करके ये जो स्ट्रक्चर दोनों को आपस में कनेक्ट किया है इसको हम नाम दे देते हैं। ये जो ग्रीन कलर से हमने दोनों को कनेक्ट करके दिखाया कि इस लोब्यूल और इस लोब्यूल को आपस में कनेक्ट हो गई, ये लोब्यूल और ये लोब्यूल आपस में, तो ये पास पास वाले लोब्यूल से ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं हिपेटिक एसिनस। तो ये जो हमने दोनों लोब्यूल्स को आपस में कनेक्ट किया है इसको हम बोलते हैं हिपेटिक एसिनस, बस और कुछ नहीं है। ये हिपेटिक एसिनस को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कहा जाता है। तो ये बात आप याद रख लेना, पहले हम लोब्यूल्स को फंक्शनल यूनिट मानते थे, अब हम किसको मानते हैं? हिपेटिक एसिनस को लीवर की फंक्शनल यूनिट। और फंक्शनल सेल किसको मानते हैं? हिपेटोसाइट्स को। ये चीज होगी।
तो ये आपको एक आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि हिपेटिक एसिनस जो है आजकल हम उसको लीवर की क्या मानते हैं, फंक्शनल यूनिट मानते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लीवर के बारे में हल्की सी डेप्थ में। ठीक, तो अब ये कहता है हमने इस एक लोब्यूल को बाहर लाके लोब्यूल के बारे में बात करते हैं। हम क्या करते हैं, लोब्यूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने एक लोब्यूल को बाहर उठा लिया। अब ये चीज आपको पता लगे लीवर के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं लोब्यूल्स की। किसकी बात करते हैं, लोब्यूल्स की। तो अब हम देखते हैं कि इस लोब्यूल में क्या चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहता है अगर हम एक लोब्यूल की बात करें, ठीक है, तो इसके देखो 6 वहां पे कॉर्नर होंगे, इसीलिए इसको हेक्सागोनल भी हम बोलते हैं। हेक्सागोनल में 6 वहां पे कॉर्नर, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये वहां पे हमने कॉर्नर बता दिए। ठीक है, इन कॉर्नर से वो कहता है, एक यहां पे वो आपको बताता है कि इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पे एक सेंट्रल वेन होती है। क्या होती है, सेंट्रल वेन। ऐसी वेन जो सेंटर में है तो उसको हमने सेंट्रल वेन बोल दिया। तो ये जो है यहां पे, इसको हमने नाम दे दिया सेंट्रल वेन। क्या नाम दे दिया, सेंट्रल वेन हमने नाम यहां पे दे दिया। अब ये कहता है कि यहां से हर कॉर्नर से यहां पे डक्ट्स पाई जाती है। यहां पे क्या पाई जाती है, इस तरह से डक्ट्स पाई जाती है, इस तरह इस तरह। ठीक, क्या पाई जाती है, डक्ट्स पाई जाती है यहां पे। ठीक, अब ये कहता है कि ये इस तरह से यहां पे डक्ट्स पाई जाएगी। तो ये कहता है ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, जिस तरह मान लो हमने इस एक पोर्शन की बात की है, इस एक पोर्शन की, यहां पे कहता है इस तरह से ये जो है ये इस तरह से वहां पे डक्ट्स पाई जाती है। ये क्या पाई जाती है, डक्ट्स। इन डक्ट्स को हम साइनोसॉइड्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, साइनोसॉइड्स। तो इसको हमने नाम दे दिया साइनोसॉइड्स। ये साइनोसॉइड्स क्या चीज है, अब हम ये देखते हैं। तो ये कहता है यहां पे आपने देखा कि ये यहां पे इस तरह से 6 कॉर्नर है। ठीक है, कहता है हर एक कॉर्नर पे वहां पे आपको ब्रांच दिखाई देगी। किस किस की, यहां पे ये कहता है 1, इसके अलावा एक यहां पे ब्रांच दिखाई देगी, 2। तो ये कहता है यहां पे इसी तरह से जो है यहां पे भी एक ब्रांच दिखाई देगी। ये इसको यहां पे भी आपको इजीली समझ आने के लिए 3 जगह बना देते हैं। फिर यहां पे ब्रांच दिखाई देगी, यहां पे भी ब्रांच दिखाई देगी। ठीक, ये कहता है भी ये क्या चीज है, तो वो कहता है जो हमने पिंक कलर में दिखाई है ये वहां पे हिपेटिक आर्टरी है। जो आपको पिंक कलर के अंदर दिख रही है ये असल में हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। अब आपको पता है आर्टरी टू आगे डिवाइड होगी किस में, आर्टेरियोल्स में। आगे ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ब्लड कैपिलरीज है, लेकिन ये किस से बनी है, हिपेटिक आर्टरी से बनी है। ठीक है, इसी तरह वो कहता है जो ग्रीन कलर वाली है, ये ग्रीन कलर सेम ही है, ये वाली तीनों ग्रीन। तो हमने यहाँ पे इसका पिंक का बता दी, यहाँ पे ग्रीन का। ये ग्रीन कहता है यह पोर्टल वेन की वहां पे ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, पोर्टल वेन की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है जी, पोर्टल वेन की ब्रांच है। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोब्यूल्स है
पहली बात कि लीवर के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम पर्टिकुलर एक लोब्यूल की बात करते हैं। तो ये कहता है हर लोब्यूल्स में ये जो 6 कॉर्नर है, तो यहाँ पे 6 वहां पे ब्रांच पाई जाएगी। किस किस की पाई जाएगी? तो हमने बता दी यहाँ पे हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच पाई जाएगी, और वहां पे किसकी और ब्रांच पाई जाएगी? तो वो कहता है यहाँ पे जो है एक ब्रांच हमें पोर्टल वेन की भी देखने को मिलती है। किसकी ब्रांच? पोर्टल वेन की भी। ठीक है, ये कहता है ये जो दोनों वहां पे ब्रांच है, ये क्या करती है, ये जिस तरह ये यहां से, जिस तरह मान लीजिए हमने इसको क्या बोला, हिपेटिक आर्टरी की है, ये हिपेटिक आर्टरी क्या करती है, अपना जो ब्लड है उसको कहां की ओर लेके जा रही है? सेंटर की तरफ, क्योंकि सेंटर में क्या है? सेंटर में सेंट्रल वेन है। सेंटर में क्या है? सेंट्रल वेन है। वहां जो है ये अपना ब्लड लेके जा रही है। तो ये किस रास्ते से जा रही है? ये पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जा रही है। ये कैसे जा रही है? पेरीफेरी से, बाहर से सेंटर की तरफ। इसको हमने बोल दिया सेंट्रीपीटल। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? सेंट्रीपीटल। जो सेंट्रीपीटल, इसका मतलब हो गया जो सेंटर की तरफ जा रही है उसको हमने बोल दिया सेंट्रीपीटल। तो ये कहता है कि ये जो हिपेटिक आर्टरी है, आपको पता है हिपेटिक आर्टरी लीवर के अंदर बाहर से आई है, अब ये कहां जाएगी? अंदर, लीवर के अंदर जाएगी ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो ये इस तरह से अंदर जाएगी। इसी तरह से जो ये पोर्टल वेन है, ये भी जो ब्लड बाहर से लेके आई है, जीआईटी से लेके अब लीवर के अंदर लेके जा रही है, तो ये भी जो है पेरीफेरी से अंदर की तरफ जा रही है। ये भी कौन सी होगी? सेंट्रीपीटल। ये भी कौन सी होगी? सेंट्रीपीटल। तो ये दोनों ही वहां पे कौन कौन सी? हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन दोनों ही अब ब्लड कहां लेके जा रही है? बाहर से अंदर की तरफ, तो सेंटर की तरफ लेके जा रही है, इसलिए इसको बोल दिया सेंट्रीपीटल। क्या बोल दिया? सेंट्रीपीटल। ठीक है, अब ये कहता है कि जो ये ब्लड यहां से लेके जा रही है, इसके आसपास हिपेटोसाइट्स भी पाई जाती है। आपको पता है लीवर में है ही हिपेटोसाइट्स, तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी? ये कहता है यहाँ पे इस तरह से हिपेटोसाइट्स पाई जाएगी। ये हिपेटोसाइट्स पाई जाएगी। ठीक, ये हिपेटोसाइट्स, इसी तरह यहाँ पे भी हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट क्या काम करती है? जो लीवर के फंक्शन है वो सारे के सारे कौन करेगी? हिपेटोसाइट्स करेगी। ठीक है, हिपेटोसाइट जितना भी वहां पे कोई चीज का सिक्रीशन करना है, कोई चीज का एक्सक्रीशन करना है, कोई भी वहां पे उसने कोई चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी है, कोई चीज वहां से एक्सक्रीट करनी है, मतलब कोई चीज उसने अपनी तरफ लेनी है, कोई चीज उसने अपनी तरफ से बाहर भेजनी है, ये सब वहां पे कौन करेगी? हिपेटोसाइट्स। कौन करेगी? हिपेटोसाइट्स। तो अब ये कहता है कि अगर हम यहाँ पे ये हिपेटोसाइट्स को देखें, इस तरह से हिपेटोसाइट्स, ये सेम ही है, ये यहाँ पे भी वही फंक्शन करेगी जो यहाँ पे कर रही है। तो ये कहता है जो हिपेटोसाइट्स है, ये कुछ चीजें तो बाहर भेजेगी और कुछ चीजें अपने अंदर ले लेगी। कुछ चीजें जो क्या करेगी, जिन चीजों को इसने अपने अंदर से बाहर निकालना है, कुछ चीजें ऐसी होगी जो ये अपने अंदर एब्जॉर्व करेगी। वो कौन सी चीजें वो एब्जॉर्व करेगी, कौन सी निकालेगी, वो हम फंक्शन के अंदर बात करेंगे। अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो ये कहता है कुछ हिपेटोसाइट्स मटेरियल को बाहर निकालेगी, कुछ को ये अंदर डालेगी। एक बात आपको समझ आई? इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट चीज जो हिपेटोसाइट वहां पे निकालेगी वो है बाइल। क्या निकालेगी? बाइल। तो ये कहता है कि हिपेटोसाइट वहां पे किस चीज का वहां पे मतलब सिंथेसिस करेगी? तो वो कहता है कि वो बाइल का सिंथेसिस करेगी, बाइल बनाएगी और बाइल को ये जो है सिक्रीट कर देगी। बाइल को क्या कर दिया इसने? सिक्रीट कर दिया। अब ये कहता है कि यहां से जो ये बाइल है ये यहां पे सिक्रीट हुआ है, अब ये यहां से इसने, अब लीवर में तो इसका काम नहीं है बाइल का। बाइल का काम कहां पे है? बाइल का काम इंटेस्टाइन के अंदर काम है। अब इसको लीवर से कहां जाना है? बाहर की तरफ जाना है। तो ये कहां आ रहा है? अब ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब ये अपोजिट साइड में आ रहा है। हिपेटिक आर्टरी और जो पोर्टल वेन अपना सिक्रीशन लेके जा रही थी वो तो सेंटर की तरफ लेके जा रही थी, लेकिन जो बाइल अपना सिक्रीशन लेके आ रहा है लीवर से, वो जो बाइल आ रहा है वो कहां आ रहा है? वो आ रहा है जी सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ। वो दोनों अंदर की तरफ जा रहे थे, ये कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। तो अब ये कहता है, अब आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको एक और वहां पे ब्रांच दिखेगी। वो किस चीज की ब्रांच होगी? वो बाइल डक्ट की ब्रांच होगी। किसकी ब्रांच होगी? बाइल डक्ट की। तो अब यहां पे आपको तीसरी वहां पे ब्रांच देखने को मिलेगी, इसको आपने बोल दिया बाइल
डक्ट। या इस असल में ये होगा क्या, असल में ये बाइल जो है स्मॉल बाइल, हम बोल सकते हैं इसको डक्ट्यूल्स, बाद में ये आपस में मिल के जो है बाइल डक्ट बनाएंगे, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे 3 ब्रांच वहां पे होगी। 3 ब्रांच कौन सी होगी, एक तो बाइल डक्ट की ब्रांच होगी, एक वहां पे किसकी ब्रांच होगी, हिपेटिक आर्टरी की, एक ब्रांच होगी पोर्टल वेन की। तो देखिएगा यहाँ पे 3, हर एक जो मतलब लोब्यूल्स है उसके 6 साइड के ऊपर वहां पे, इसकी 6 साइड है, हर साइड के ऊपर वहां पे 3 ब्रांच हमें देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच, उसके अलावा पोर्टल जो वेन है उसकी ब्रांच, उसके अलावा जो वहां पे बाइल डक्ट्यूल्स है। बाइल डक्ट्यूल्स क्या है, बाइल डक्ट के छोटे रूप है, छोटी छोटी डक्ट्स है जो मिलके बाद में बाइल डक्ट बनाएगी। इन तीनों की वहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, ब्रांच देखने को मिलती है, 3 ओपनिंग्स वहां पे देखने को मिलती है, जिसमें से 2 तो सिक्रीशन अंदर की तरफ लेके जा रही है, एक सिक्रीशन बाहर की तरफ लेके आ रही है। बाहर कौन लेके आ रही है, बाइल, क्योंकि हमें पता है लीवर से क्या रिलीज होता है, बाइल, तो रिलीज होने के लिए इसको बाहर आना पड़ेगा। और जो बाहर से 2 आ रही है, एक तो एब्डोमिनल एओर्टा से सीलियक ट्रंक से हिपेटिक आर्टरी निकली थी, वो ब्लड लेके लीवर में आ रही है, दूसरा जो जीआईटी से पोर्टल वेन आई थी वो भी कहां जा रही है, अंदर। तो ये दोनों तो जा रही है सेंटर की तरफ, और जो बाइल रिलीज हो रहा है वो कहां रहा है, बाहर की तरफ। तो ये कहता है वहां पे ये 3 ओपनिंग पाई जाती है। इन्हीं तीनों ओपनिंग को पोर्टल ट्राइड के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि पोर्टल ट्राइड में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो पोर्टल ट्राइड के अंदर 3 वहां पे इंक्लूड होते हैं, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट्यूल्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई पोर्टल ट्राइड क्या होता है, आप ये बता सकते हो कि वहां पे 3 ब्रांच पाई जाती है। फिर वो कहता है कि असल में वहां पे 3 ब्रांच, 3 वहां पे एंट्री साइड, या वहां पे 3 वहां पे ब्रांच वहां पे ना पाई जाके वहां पे 4 ब्रांच पाई जाती है। वो कहता है कितनी ब्रांच, 4। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहां पे पोर्टल ट्राइड इसी को बोलते हैं, लेकिन नॉलेज के लिए बताता हूं कि वहां पे एक चौथी ब्रांच पाई जाती है लिम्फेटिक वेसल्स की। किसकी पाई जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स की, वहां पे यहां पे ब्रांच पाई जाती है, किसकी, लिम्फेटिक वेसल्स की। ये कहते हैं कि ऐसा सिक्रीशन जो सिक्रीशन मतलब वहां पे क्या कहते हैं कि जो हिपेटोसाइट्स है उसने कोई चीज रिलीज की, कोई चीज उसने एब्जॉर्ब की, ऐसी चीज जो उसने वहां पे रिलीज की लेकिन वो ब्लड के थ्रू बाहर सेंटर जो वेन के थ्रू वहां पे बाहर नहीं निकल पाई, वो कहां रहेगी, लीवर के अंदर रहेगी। अब उसको कहां भेजना है, हार्ट के अंदर भेजना है। तो वो कैसे जाएगा, तो कहता है लिम्फेटिक के द्वारा। तो ये भी बाइल की तरह बाहर की तरफ आएगी, ये भी कहां आएगी, बाइल की तरफ। बाइल जिस तरह अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था, लिम्फ भी अंदर से बाहर की तरफ आएगा। तो 2 चीजें वहां पे अंदर से बाहर आएगी, 2 चीजें अंदर जाएगी। तो जो चीज वहां पे बाहर से अंदर जाती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल, जो चीजें सेंटर से बाहर की तरफ आती है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूजल। क्या नाम देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल भी बोल देते हैं, या फ्यूजल, जो भी है, फ्यूगल बोलते हैं वैसे तो सेंट्रीफ्यूगल। तो अब आपको पता लग गया कि यहाँ पे 3 नहीं 4 वहां पे ब्रांच पाई जाती है। एक तो हिपेटिक आर्टरी की, दूसरा पोर्टल वेन की, ये दोनों अंदर की तरफ जाएगी, सेंटर की तरफ जाएगी, जिसको सेंट्रीपीटल वे बोलते हैं। 2 वहां से बाहर आएगी, एक तो बाइल वाली आएगी और दूसरी लिम्फ वाली आएगी, वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ आएगी, जिसको सेंट्रीफ्यूगल के नाम से हम जानते हैं। तो 2 डक्ट वहां से बाहर की तरफ आ रही है, 2 ही वहां पे अंदर की तरफ जा रही है। ये सब आपको क्यों बताया, पोर्टल ट्राइड के लिए। दूसरा वहां पे साइनोसॉइड्स, जो हमने वर्ड यूज किया है साइनोसाइड्स, इसमें क्या होगा कि जो वहां पे हिपेटिक आर्टरी से ब्लड आ रहा है, जो पोर्टल वेन से आ रहा है, वो आपस में मिक्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है, आपस में मिक्स। इसके अलावा वहां पे और क्या मिक्स होगा, जो हिपेटोसाइट से निकल रही है वो चीजें मिक्स हो जाएगी। कुछ पोर्टल वेन से जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनको हिपेटोसाइट्स क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पोर्टल वेन और जो मतलब हिपेटिक आर्टरी है, उन दोनों का ब्लड आपस में कहाँ मिक्स होता है, तो वो साइनोसॉइड्स के अंदर मिक्स हो जाता है। कहाँ मिक्स होता है, साइनोसॉइड्स में। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पोर्टल वेन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हिपेटिक आर्टरी से, वो दोनों आपस में मिक्स कहाँ होंगे,
साइनोसॉइड्स में, वो आपस में मिक्स कहाँ होंगे, साइनोसॉइड्स में। ये क्वेश्चन आता है कि लीवर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे मिक्स होता है, साइनोसॉइड्स के अंदर। ये साइनोसॉइड्स क्या है, डक्ट्स है जो बाहर से अपने सिक्रीशन को अंदर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, बस इतना इसका काम है। यहाँ पे 4 ब्रांच पाई जाती है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 याद रखनी है, हिपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, और तीसरी आपने वहां पे याद रख ली पोर्टल वेन की जो ब्रांच है। इन तीनों ब्रांचों को हमने पोर्टल ट्राइड बोल दिया, हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच, पोर्टल वेन की ब्रांच और बाइल डक्ट्यूल्स। इन तीनों से क्या बन गया, पोर्टल ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, लेकिन असल में वहां पे आपकी नॉलेज के लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी नॉलेज के लिए बता दिए कि वहां पे लिम्फ जो है उसकी भी ब्रांच पाई जाती है। वहां पे ब्रांच तो वेगस नर्व की भी पाई जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगा, हमें उतनी जरूरत किसी भी हालत में नहीं है, हमें बिल्कुल सिंपल लेके चलना है। तो यहाँ पे आपने 3 और 1 चौथी अपनी नॉलेज के लिए लिम्फ का याद रख लेना। बाकी पोर्टल ट्राइड आपसे कोई पूछ ले तो हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच, पोर्टल वेन की ब्रांच और बाइल डक्ट्यूल्स, ये तीनों मिलके वहां पे क्या बना लेते हैं, पोर्टल जो है वो ट्राइड बना लेते हैं। अब ये कहता है हिपेटिक जो हिपेटोसाइट्स है उसने क्या किया, कुछ चीजों को रिलीज कर दिया और कुछ को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसने क्या रिलीज किया, क्या एब्जॉर्ब किया, वो हम आगे वहां पे देखेंगे। अब ये कहता है इन सब चीजों से बाद में हम एक चीज वहां पे पढ़ते हैं कि जो ये बाइल डक्ट्यूल्स है ये कैसे वहां से सिक्रीशन को आगे की तरफ लेके आते हैं। तो उसको हम बोल देते हैं जो हिपेटिक बिलियरी सिस्टम है, हिपेटिक बिलियरी सिस्टम। ठीक है, यहां से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन आपने याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा है। तो हिपेटिक, अब आपको पता लग गया लीवर से बाइल बनता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि लीवर का बाइल का सिंथेसिस कहां पे होता है। तो बाइल का सिंथेसिस होता है जी लीवर के अंदर। कहाँ होता है, लीवर के अंदर। ये बात पता लग गया। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो मैं आगे 2-3 इसके मतलब टर्मिनोलॉजी टाइप या एक टर्म बताऊंगा जिससे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लीवर से क्या निकलता है, बाइल। क्या निकलेगा, बाइल। ये कहता है ये कैसे निकलेगा, जो कहता है पहले तो वहां पे जो है बाइल डक्ट्यूल्स पाए जाते हैं, फिर वो आपस में मिलके बाइल डक्ट बनाता है। ये बाइल डक्ट कहता है एक तो निकलेगी लेफ्ट लोब से, जो लीवर की लेफ्ट लोब है, एक ये निकलेगी कहां से, राइट लोब से, राइट लोब से और लेफ्ट लोब से। तो जो लेफ्ट लोब से निकलेगी उसको आपने बोल दिया लेफ्ट, ये उसको लेफ्ट हिपेटिक बाइल डक्ट। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये बाइल डक्ट कहां से निकली, लेफ्ट लोब से, तो बोल दिया लेफ्ट हिपेटिक बाइल डक्ट। जो राइट लोब से निकली है उसको आपने बोल दिया राइट हिपेटिक बाइल डक्ट। इसके अंदर क्या है, बाइल है, जो किसने रिलीज किया है, कहां बना है, लीवर के अंदर बना है। तो अब लीवर की दोनों लोब से एक एक वहां पे बाइल डक्ट निकल गई, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक बाइल डक्ट और राइट हिपेटिक बाइल डक्ट। ये दोनों डक्ट आपस में मिल जाती है, ये दोनों आपस में मिल जाती है और वहां पे क्या बना लेती है, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक बाइल डक्ट। इसने क्या बना लिया, हिपेटिक जो बाइल डक्ट है वो इसने बना लिया, या इसको आप हिपेटिक डक्ट भी बोल सकते हो या हिपेटिक बाइल डक्ट भी बोल सकते हो। तो इसको आप हिपेटिक डक्ट भी लिख सकते हो, और हिपेटिक डक्ट में होगा क्या, बाइल, इसलिए आप इसको हिपेटिक बाइल डक्ट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो अभी तक लीवर से जो बाइल निकल रहा है वो जब लीवर से बाहर निकलेगा तो वो किस में निकलेगा, जिसको आप हिपेटिक डक्ट बोलोगे या वहां पे उसको हिपेटिक बाइल डक्ट बोल दोगे, वहां से निकलेगा। ठीक है, अब ये कहता है, इसको गोल ब्लैडर को थोड़ा रुक की, अब ये कहता है कि जो लीवर से आ गया हिपेटिक डक्ट या हिपेटिक बाइल डक्ट, ये आ गया, कहता है उधर से जो गॉल ब्लैडर है, अब हम नेक्स्ट गॉल ब्लैडर के बारे में बात करने वाले हैं तो वहां पे और क्लियर करूंगा। कहता है गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलती है जो बाइल को लेके आती है,
जो किसको लेके आती है, बाइल को लेके। एक तो कहां से आ रही है, लीवर से, एक कहां से आ रही है, गॉल ब्लैडर से। तो लीवर से जो लेके आ रही है उसको आपने नाम दे दिया हिपेटिक डक्ट या हिपेटिक बाइल डक्ट। अब कहते हैं गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट आती है जो बाइल को लेके आती है, उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोल दिया, सिस्टिक डक्ट। तो एक तो आ गया हिपेटिक डक्ट, एक आ गई सिस्टिक डक्ट। ये दोनों आपस में मिल के क्या बना देती है, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बना दिया, कॉमन बाइल डक्ट। तो इस कॉमन बाइल डक्ट को हम सीबीडी के नाम से भी जानते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। यह जो कॉमन बाइल डक्ट है यह आगे जाके किसके साथ जुड़ जाती है, पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ जुड़ जाती है। किसके साथ जुड़गी, पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ। और आपको याद हो हमने पैनक्रिएटिक डक्ट इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था वो पैनक्रियाज के ऊपर ही लिया था, जिसको हमने क्या बोला था, पैनक्रिएटिक डक्ट, या उस डक्ट का दूसरा नाम था डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन, तो पैनक्रिएटिक डक्ट का ही दूसरा नाम था डक्ट ऑफ विल्सन। ये दोनों, एक तो कॉमन बाइल डक्ट और एक वहां पे पैनक्रिएटिक डक्ट, ये दोनों आपस में मिल गई। आपस में मिलके इन्होंने क्या बना लिया, हिपेटो। हिपेटो कहां से आया, लीवर से, पैनक्रियाज से आया है, तो इसको बोल दिया हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ये मैं पैनक्रियाज में भी आपको बता चुका हूं। ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट जाके कहां ओपन होगा, ये ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो जाएगा। कहां पे ओपन हो जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर। कहां ओपन होगा, ड्यूडेनम में। जहां पे ये ड्यूडेनम में ओपन होने जाएगा वहां पे ये हल्का सा वाइड हो जाएगा। हल्का सा क्या हो जाएगा, वाइड, जिसको हम वहां पे क्या बोलते हैं कि एम्पुला ऑफ वेटर या एम्पुला ऑफ हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। एम्पुला का मतलब होता है वाइड, वहां पे हल्का सा चौड़ा हो जाना। तो ड्यूडेनम में जहां पे ये खुलेगा उससे पहले, ड्यूडेनम में ये हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट है, ये हल्की सी वाइड हो जाती है। जहां पे ये एंट्री करेगी ड्यूडेनम, उससे पहले, जस्ट पहले वहां पे क्या हो जाती है, ये हल्की सी वाइड हो जाती है डक्ट, जिसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो ये एम्पुला ऑफ हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट भी बोला जाता है, या इसको एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिएगा ये किस नाम से जाना जाएगा, एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से, या वहां पे एम्पुला ऑफ हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि वो वाइड होगी, अब जाके वो ओपन हो रही है। अब जाके वो कहां ओपन हो रही है, ड्यूडेनम के अंदर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। कहता है जहां पे ये ओपन हो रही है वहां पे एक वोल्व पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, वोल्व या स्फिंक्टर पाया जाता है। वोल्व कह दो चाहे स्फिंक्टर कह दो, जो क्या करता है कि इसके सिक्रेशन को वहां से लेके जाने के लिए वहां पे वोल्व या सिक्रेशन पाया जाता है। उस मतलब स्फिंक्टर का नाम या उस वोल्व का नाम क्या होता है, स्फिंक्चर ऑफ ओडाई। स्फिंक्चर ऑफ ओडाई या ओडी भी बोलते हैं इसको, स्फिंक्चर ऑफ ओडी या स्फिंक्चर ऑफ ओडाई। अब सिंपल सी बात आप सुनो इन सब चीजों को। कहता है लीवर की जो राइट लोब है वहां से जो राइट बाइल डक्ट निकली, जो लेफ्ट लोब है वहां से लेफ्ट बाइल डक्ट निकली। ये दोनों बाइल डक्ट जहां पे दोनों आपस में निकल के जुड़ गई, जिसको आपने क्या बोल दिया, हिपेटिक बाइल डक्ट या हिपेटिक डक्ट। ठीक है, जो ये लीवर से निकली उसको तो आपने बोल दिया हिपेटिक डक्ट, जो वहां पे गॉल ब्लैडर से निकल रही है उसको आपने बोला सिस्टिक डक्ट। तो जो हिपेटिक डक्ट है और जो सिस्टिक डक्ट है वो दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना दिया, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बना दिया, कॉमन बाइल डक्ट। यह कॉमन बाइल डक्ट कहता है पैनक्रियाज के वहां चली जाती है और पैनक्रियाज से वहां पे पैनक्रिएटिक डक्ट आती है। ये दोनों आपस में मिल जाती है, ये दोनों आपस में मिल गई तो इन्होंने वहां पे क्या बना लिया, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। कौन सी डक्ट बना ली, हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। कहता है ये डक्ट लेके लास्ट में अल्टीमेटली कहाँ पे ओपन होगी, ड्यूडेनम में वहां पे ओपन होगी। ये कहता है ये ओपन होने से पहले हल्की सी वहां पे वाइड हो जाती है, जिसको हम एम्पुला बोल देते हैं। तो ये इसको हम एम्पुला ऑफ जो हिपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट भी बोल सकते हैं या एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहते हैं जब ये वाइड होगी और जाके अब वहां पे ड्रेन होने वाली है, खाली होने वाली है, कहाँ पे, ड्यूडेनम में। तो कहते हैं जैसे ही ड्यूडेनम में एंटर होती है तो वहां पे वोलो पाया जाता है या स्फिंक्चर पाया जाता है। ठीक है, उस स्फिंक्चर का नाम है स्फिंक्चर ऑफ ओडाई या स्फिंक्चर ऑफ
मतलब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या ओडाई वाल्व के नाम से भी इसको जानते हैं, तो मेनली हम इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के नाम से जानते हैं। तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यूजुअली कंफ्यूजन रहता है कि एम्पुला ऑफ वेटर इसी का ही नाम है क्या है, तो एम्पुला ऑफ वेटर इसका नाम नहीं है। एम्पुला किसको बोल देते हैं, जहाँ पे ये हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट वाइड होती है तो वहाँ पे इसको एम्पुला बोल दिया जाता है। तो इसको एम्पुला ऑफ वेटर या इसको हम वहाँ पे एम्पुला ऑफ हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट बोलते हैं। और ये ओपन होती है, वहाँ पे वॉल्व पाया जाता है या स्फिंक्टर पाया जाता है, उसको आपने स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के नाम से जाना है। तो ये ले दे के हमने कहाँ पहुँचा दिया, इसको डिओडेनम के अंदर पहुँचा दिया। ये बात आपको समझ आई, ये हमने बताया। ये लीवर के बारे में नॉर्मल हमने एनाटॉमी इसकी यहाँ पे बताई है। अब हम हल्की सी बात कर लेते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। तो ये गॉल ब्लैडर है सब, ये लीवर के पिछली तरफ होता है। जब हम इसे सामने से देखते हैं तो नीचे से हल्का सा हमें लीवर के नीचे जो है ये देखने को मिलता है। पोस्टीरियर सरफेस के अंदर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा, हम अभी इमेज देखेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है। ये कहता है, अगर हम इस गॉल ब्लैडर को देखें तो बुक कहती है कि ये पियर शेप ऑर्गन होता है, नाशपाती की तरह। कैसा ऑर्गन होता है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। ये कहां पे लोकेट होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर कहां पे लोकेट होता है, तो आपको पता है पोस्टीरियर एंड इंफीरियर, पीछे और नीचे की तरफ किसके, लीवर के, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। लीवर के पिछली तरफ और निचली तरफ जो है वहां पे आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये कहता है इस गॉल ब्लैडर के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये कहता है ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको गॉल ब्लैडर का फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडस। फिर ये आगे वाला पार्ट है गॉल ब्लैडर की बॉडी, और ये जो पतली सी गर्दन की तरह है इसको हम गॉल ब्लैडर की नेक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नेक। कई बुक इसको टेल बोल देती है। क्या बोल देती है, टेल बोल देती है। तो कोई तो इसमें 3 पार्ट फंडस, बॉडी और टेल बता देगा, कोई इसमें फंडस, बॉडी और नेक बता देगा। तो ये मुड़ती है तो गर्दन जैसी लगती है, कोई इसको पूंछ समझता है तो टेल बता देता है। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा भाई ये इसके पार्ट कौन से हैं, क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बस। इससे क्या निकल रही है, यहाँ पे आपने देखना है सिस्टिक डक्ट निकल रही है। क्या निकल रही है, सिस्टिक डक्ट। ये देखिएगा राइट हिपेटिक डक्ट, जो राइट हिपेटिक जो लोब है, लीवर की लोब है, वहां से जो लेफ्ट लोब है लीवर की, वहां से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लिया था, कॉमन हिपेटिक डक्ट। इसके साथ क्या जुड़ गई थी, सिस्टिक डक्ट। ये यहाँ पे लीवर से आ रही है, ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर से आ रही है। देखिएगा इसको मैं क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिएगा जो लीवर से यहाँ पे आ रही है ये वाली, तो ये तो आ गई सिस्टिक डक्ट। ये यहाँ पे ये आ रही है, ये आ गई आपके लीवर से हिपेटिक डक्ट। ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लिया, कॉमन बाइल डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट में कहाँ से बाइल आता है, गॉल ब्लैडर से भी आता है और वहां पे लीवर से भी आता है। अब सिंपल सी आप बात सुनिएगा, ये चीज आपको समझ आ गई। ये कहते हैं जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में बनता नहीं है, बनता सिर्फ और सिर्फ कहां पे, लीवर में। गॉल ब्लैडर में तो उसका स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज, पहली बात। तो लीवर के अंदर बनता है, स्टोरेज कहां पे होता है, स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो कहता है ये गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जो सिक्रीट होता है उसका कुछ हिस्सा, ये यूजुअली बोला जाता है कि 35 to 40 ml जो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल है वो स्टोर रहता है। 35 से 40 ml जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। कहता है गॉल ब्लैडर के अंदर क्या पाया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर कोल्यूमिनार एपिथेलियम पाई जाती है, जो धीरे धीरे वहां से बाइल के अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करती जाती है। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या पाई जाती है, कोल्यूमिनार जो एपिथेलियम है वो पाई जाती है। इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, इसका काम होता है ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करेगी या कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी। तो इसने एब्जॉर्ब यहाँ पे क्या कर लिया, तो इसने जो लीवर से बाइल आया था गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होने के लिए, उसमें से इसने किसको एब्जॉर्ब कर लिया,
वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब आप देखिएगा कोई भी ऐसा मतलब लिक्विड जिसके अंदर से हम पानी को निकाल लें तो जो बचा हुआ लिक्विड रह जाएगा वो गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से आपने किसको निकाल लिया, पानी को निकाल लिया, तो पीछे क्या बच गया, गाढ़ा। गाढ़े को इंग्लिश के अंदर कंसंट्रेटेड बोल देते हैं। तो ये कहता है बाइल में से जब वाटर को निकाल लिया जाता है तो जो पीछे बाइल बचता है वो गाढ़ा बाइल हो जाता है, जिसको हम कंसंट्रेटेड बाइल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, कंसंट्रेटेड बाइल। तो जो लीवर से बाइल निकलेगा और जो गॉल ब्लैडर में बाइल पड़ा उन दोनों में फर्क होता है। जो लीवर में बाइल होता है वो डाइल्यूटेड होता है, उसमें वाटर काफी ज्यादा होता है, जबकि गॉल ब्लैडर की जो कोलिमिनार एपिथेलियम है उसने उसको एब्जॉर्ब करके गाढ़ा कर दिया, क्योंकि उसने पानी को तो एब्जॉर्ब कर लिया। अब बाइल कैसा रह गया, गाढ़ा रह गया। तो जो बाइल गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है वो कैसा होगा, वहां पे गाढ़ा बाइल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब बाइल का एक काम तो हो गया कि ये स्टोरेज करता है, दूसरा ये बाइल का कंसंट्रेशन करता है, बाइल को कंसंट्रेटेड बनाता है, गाढ़ा बनाता है। तो एक चीज आपने ये भी याद रख लेनी है, तो इसको चलो आप दोबारा लिख दो। तो बाइल का एक फंक्शन हो गया, सॉरी गॉल ब्लैडर का एक फंक्शन हो गया स्टोरेज ऑफ बाइल, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ये बाइल को कंसंट्रेट बना देता है, गाढ़ा बना देता है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। इनके दो फंक्शन है, क्या है, दो फंक्शन है। ठीक है, एक स्टोरेज ऑफ बाइल, एक कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, ये दो काम करता है कौन, गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब जो मैं आपको एक दो बात बताने वाला हूं वो बात आप ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है कि जैसे ही फूड जो है वो स्टमक से ड्यूडेनम में आता है, कहाँ से आता है, स्टमक से ड्यूडेनम में आता है, तो वहां पे ड्यूडेनम के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो कौन सी सेल है, वो हम जब ड्यूडेनम पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी आपने सिर्फ जो हमारे अभी के काम की चीज़ है वो चीज़ याद रखनी है। कहता है कि जब खाना स्टमक से ड्यूडेनम में आता है तो स्टमक से वहाँ पे कुछ एक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ एक एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो आप मान लीजिए हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में हल्की सी बात कहता है। वहाँ पे एक तो कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है जिसको हम CCK बोलते हैं। ठीक, एक रिलीज होता है सिक्रीटिन, एक रिलीज होता है गैस्ट्रीन। वहां पे तीन हार्मोन रिलीज होते हैं, ये तीनों ही हम बता चुके हैं आपको जब हमने पैनक्रियाज पढ़ा था। तब ये कहता है कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन और गैस्ट्रीन, ये तीनों ही हार्मोन वहां पे रिलीज होते हैं ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, अब जब हमने पैनक्रियाज की बात की थी तो हमने बोला था ये तीनों ही हार्मोन पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस निकालने के लिए पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं कि तू ज़्यादा से ज़्यादा पैनक्रिएटिक जूस बना। ठीक है, हमने बताया था कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन और गैस्ट्रीन तीनों स्टिमुलेट करते हैं पैनक्रियाज को, किसके लिए, पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करने के लिए, पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट करने के लिए। ठीक है, ये तीनों ही हार्मोन। फिर हमने बताया था उन तीनों ही हार्मोन में सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन है जो वहां पे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट कराने के लिए। और अगर आपने पिछली क्लास देखी और आपने अच्छे से उसे देखा है तो आप बता सकते हो कि वहां पे हमने हार्मोन बताया था सिक्रीटिन। ये मैंने ये भी बताया था बठिंडा एम्स का जो ट्यूटर का एग्जाम था, और भी एग्जामों में आया होगा, लेकिन मैंने जो खुद इस एग्जाम को देखा तो मुझे याद है सिक्रीटिन नाम से जो हार्मोन है वो सबसे ज्यादा वहां पे पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रीशन करता है। समझ आई ये चीज आपको। अब हम यही सेम चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो खाना जब स्टमक से ड्यूडेनम में आता है तो ये तीनों हार्मोन रिलीज होते हैं, ये तो हमने पहले ही बता दिया। इनमें से सिक्रीटिन, पैनक्रियाज को, यही तीन हार्मोन्स जो है यह गॉल ब्लैडर पे भी अपना असर रखते हैं। किन पे असर रखते हैं, गॉल ब्लैडर पे। तो ये कहता है ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ताकि वहां से जो बाइल स्टोर पड़ा है वो ड्यूडेनम के अंदर आ जाए, क्योंकि अब खाना आ गया है और अब वहां पे बाइल की जरूरत पड़ेगी। तो कहता है जब खाना ड्यूडेनम में आता है तो जो ड्यूडेनम में कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन और गैस्ट्रीन जो है यह गॉल ब्लैडर को वहां पे स्टिमुलेट करते हैं, या आप एग्जैक्ट बोलो तो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, बाइल, और वो बाइल कहाँ आएगा, डुओडेनम में, क्योंकि अब बाइल की वहां पे जरूरत है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से या वहां पे पर्टिकुलर पूछा जाता है कि कौन सा वहां पे हार्मोन जो है वो वहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको, कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, गॉल ब्लैडर को। वैसे तो ये तीनों होते हैं, लेकिन अगर वहां पे पर्टिकुलर एक का पूछा जाए या सबसे ज्यादा कौन करवाता है उसका पूछा जाए, तो इस बार वहां पे ऑप्शन आएगा कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। यह CCK जो है यह गॉल ब्लैडर को मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कराता है बाइल को रिलीज कराने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी आया गया है कि गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज कराने के लिए जो ये बाइल को कॉन्ट्रैक्शन कराता है वो कौन सा वहां पे हार्मोन है वो कराता है। तो वहां पे आपने नाम बताना है, कोलिसिस्टोकाइनिन। कौन कराता है, कोलिसिस्टोकाइनिन जो है ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा जिससे बाइल निकलेगा। ये चीज समझ में आई। देखिएगा इसका दो फंक्शन होता है, हमेशा याद रखना ये चीज, जब आपने कोई वहां पे सिक्रेशन नहीं आ रहा, कहीं पे भी मान लो जिस तरह स्फिंक्टर लगा हुआ है, स्फिंक्टर लगा हुआ है जिसको आप स्फिंक्टर या स्फिंक्चर बोलते हो, वो यूजुअल कंडीशन के अंदर बंद रहता है, वो यूजुअल कंडीशन में बंद रहता है। जब वहां पे कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वहां पे क्या होता है कि किसी ऑर्गन की जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा और वहां से वो सिक्रेशन है वो आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पे होती है। जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो यूजुअली बंद रहता है, यूजुअली बंद रहता है। बंद रहेगा तो वहां पे जो स्फिंक्चर की आपको पता है स्फिंक्चर किससे मिलके बना है, मसल टिश्यू से, तो वहां पे मसल होगी। तो वो कहता है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट रहती है हमेशा, जब खाना, जब उसकी जरूरत नहीं होती, जब वहां पे उसको ओपन करना होता है तब की बात नहीं कर रहा, जब यूजुअली वो बंद रहता है कोई भी स्फिंक्चर, तो वहां पे जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है। क्या रहती है, कॉन्ट्रैक्ट। जब स्फिंक्चर को खोलना हो तो वो मसल रिलैक्स हो जाती है तो वो स्फिंक्चर खुल जाता है। तो ये CCK क्या करता है, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहां से बाइल निकल रहा है। अब अगर वो स्फिंक्चर नहीं खुलेगा, स्फिंक्चर ऑफ ओडाई नहीं खुलेगा, तो ये बाइल डुओडेनम में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये क्या करता है, एक तो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, दूसरा स्फिंक्चर को रिलैक्स करा देगा, स्फिंक्चर की मसल को रिलैक्स करा देगा, जिससे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या स्फिंक्चर ऑफ ओडाई जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसने दो काम करा दिए, एक तो इसने गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराया, दूसरा जो स्फिंक्चर ऑफ ओडाई है उसको ओपन करा दिया या स्फिंक्चर ऑफ ओडाई की मसल को रिलैक्स करा दिया। जब मसल रिलैक्स होगी तो स्फिंक्टर जो है वो खुल जाएगा। तो इस CCK के दो काम आपको याद रखने हैं। एक तो ये क्या करा दिया इसने, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, GB लिख दिया गॉल ब्लैडर को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एक। दूसरा इसने क्या किया, ओपन करा दिया, ये ओपनिंग ऑफ स्फिंक्चर ऑफ ओडाई, ये स्फिंक्चर जो ऑफ ओडाई है उसको ओपन भी करा देता है। अब ओपन करा दिया तो वहां से जो बाइल है वो डुओडेनम के अंदर आ जाएगा। तो CCK ने दो काम करवाए, एक तो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कराया और दूसरा स्फिंक्चर ऑफ ओडाई है उसको वहां पे ओपन करा दिया। ओपन कैसे करेगा, जो स्फिंक्चर ऑफ ओडाई की मसल है उसको रिलैक्स करा देगा। तो ये काम किसने कर दिया, CCK ने। ये काम सिक्रेटिन और गैस्ट्रिन भी करते हैं, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो CCK करता है। कौन करता है, CCK। तो CCK ने कॉन्ट्रैक्ट भी करा दिया और वहां पे और क्या करवा दिया, स्फिंक्टर को ओपन कर दिया। इसने मतलब गॉल ब्लैडर से निकाला और कुछ यहाँ से लीवर से भी आ जाता है, तो हमारा वो काम है वहां पे चल जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये बाइल कितना सिक्रीट होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती है और ये कैसे काम करता है। ठीक, उससे पहले मैं आपको जो एक दो टर्म बता रहा हूं जिसमें कंफ्यूजन रहता है उसको आप क्लियर कर लें। जो एग्जामिनर आपको बहुत बारी फंसाने की कोशिश करता है और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके अंदर फंस भी जाते हैं, तो आपने उसमें फंसना नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन आते हैं, एक तो बाइल इज सिक्रेटेड बाय, बाइल किसके द्वारा सिक्रीट होता है, bile is stored in
बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय। ये 3 क्वेश्चन वो घुमा घुमा के पूछता है और हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये कहता है बाइल सिक्रीट कहां से होता है, बाइल स्टोर कहां होता है, और बाइल बनता कहां पे है, सिंथेसिस कहां होता है, फॉर्मेशन कहां पे होती है। तो अब देखिएगा, हम ये चीज बता चुके हैं कि बाइल कहां पे सिंथेसाइज होगा। तो बाइल सिंथेसाइज होगा लीवर के अंदर। बाइल बनेगा कहां पे, लीवर में। बाइल स्टोर कहां होगा, गॉल ब्लैडर में। सिक्रेटेड का मतलब है बाइल निकलेगा कहां से, बाइल जहां जहां पड़ा है वहां से निकलेगा। अब बाइल कहां कहां पड़ा है, लीवर में भी पड़ा है और गॉल ब्लैडर में भी पड़ा है, तो ये दोनों से। तो अब यहां पे देखिएगा, जब भी आपसे कोई पूछे बाइल इज सिक्रेटेड बाइल, बाइल कहां से सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर से भी सिक्रीट होगा और लीवर से भी सिक्रीट होगा। क्यों, क्योंकि दोनों जगह पड़ा है। बाइल स्टोर कहां होगा, गॉल ब्लैडर में। बाइल बनेगा कहां पे, बाइल सिंथेसिस कहां होगा, तो बाइल का सिंथेसिस होगा लीवर के अंदर। याद रखना बस, ये 3 क्वेश्चन वो घुमा के पूछता है, जिसमें से वो हमें सिक्रेटेड में और सिंथेसिस में वो हमें फंसा लेता है। स्टोर वाला तो हमें याद रह जाता है, हमें वो फंसाता है सिक्रेटेड में और सिंथेसाइज में। सिक्रेशन का मतलब होता है कोई चीज रिलीज कराना, वहां से बाहर निकालना। बाहर तो जहां पे पड़ी है वहां से निकलेगी, तो वो कहां पे पड़ी है, स्टोरेज के लिए गॉल ब्लैडर में भी पड़ी है और बाइल बन कहां रहा है, लीवर में, तो वो दोनों जगहों से निकलेगी। जब मतलब बाइल जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें सिक्रेशन कहां से जाएगा, बाइल का, लीवर से भी जाएगा, गॉल ब्लैडर से भी, तो इन दोनों से उसका सिक्रेशन होगा। स्टोर कहां होगी, गॉल ब्लैडर में, इसमें तो डाउट ही नहीं है। बाइल सिंथेसाइज, बाइल बनता कहां पे, तो बाइल सिर्फ और सिर्फ लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होता है। और निकलेगा कहां से, दोनों जगहों से निकलेगा, लीवर से भी और गॉल ब्लैडर से भी। तो ये चीज आपने वहां पे याद रखनी है। ठीक, अब हम देखें कि इस बाइल के बारे में बात करते हैं। अब हम